भूतिया जंगल। भानपुर गांव के करीब एक जंगल पड़ता था। भानपुर आने जाने के लिए सभी लोगों को मजबूरन उस जंगल को पार करना पड़ता था। भानपुर गांव का मुखिया शाम के समय चिंतित अवस्था में खड़ा था कि तभी गांव का व्यक्ति मोहन उसके पास आकर बोला, क्या बात है मुखिया जी, आपके चेहरे पर ये चिंता क्यों दिख रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं मोहन, शहर से मेरी मौसा के बेटे मेरे 2 मेहमान आने वाले हैं। समझ गया, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आपको डर है कि कहीं जंगल में उन दोनों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा मोहन, मुझे इसी बात की चिंता खाए जा रही है। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ मुखिया के पास आ गया। मुखिया उस व्यक्ति को पहचानता था। अरे बल्ली, रतन कहाँ है? रतन और मैं उस जंगल से गुजर रहे थे कि तभी काला धुआं उठने लगा और रतन की चीख मेरे कानों में टकराई। रतन गायब हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर भाग आया। अब तो हद हो गई, कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर मुखिया बल्ली को लेकर अपने घर आ गया। बल्ली को अकेला देखकर मुखिया की पत्नी चौंकते हुए बोली, अरे बल्ली, तुम्हारे साथ रतन भी तो आ रहा था ना, वो कहाँ रह गया? मुखिया अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अब इस रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगा। क्या खाक पता लगा कर रहोगे? और उस जंगल में आज तक जो भी गया है बचकर वापस नहीं आया। मैं कल इंस्पेक्टर साहब से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन मुखिया गांव की चौकी पर चला गया और इंस्पेक्टर को सारी घटना बताने लगा। इंस्पेक्टर मुखिया की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कीजिएगा मुखिया जी, मैं इन मामलों में कोई मदद नहीं कर सकता। कैसे पुलिस वाले हैं आप जो मदद करने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं? मुखिया जी, मैं इंसानों को तो गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन भूतों को नहीं। और आप तो जानते ही हैं कि उस जंगल में भूत प्रेत का वास है। मैं इस बात को नहीं मानता। ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपना कर्तव्य निभाना ही नहीं चाहते? सारे गांव का बोझ मुझ पर है, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। इंस्पेक्टर मुखिया की बात पर मुस्कुराता हुआ बोला, इससे पहले भी गांव के बहुत सारे लोग लापता हुए थे मुखिया जी, तब तो आपके चेहरे पर इतनी चिंता नजर नहीं आई। आज आपका मौसा जी का बेटा क्या गायब हुआ? आपने तो आसमान ही सर पर उठा लिया। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मुखिया मुंह लटकाकर बाहर आ गया, क्योंकि उसकी बात सही थी। मुखिया को अब उन लोगों पर अफसोस होने लगा जो कि उस जंगल में लापता हो चुके थे। रात के समय मुखिया अपने आप से बोला, जो भी हो, मुझे एक बार उस जंगल में जाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब तो जितने भी लोग लापता हुए हैं उनमें से कोई आज तक नहीं दिखा। मुखिया दबे पांव अपने घर से बाहर निकल गया और सीधा उस जंगल की ओर चला गया। जंगल के अंदर कदम रखते ही वहां पर काला धुआं सा उठने लगा और मुखिया बेहोश हो गया। अगली सुबह मुखिया की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को एक गुफा के पिंजरे के अंदर बंद पाया, जहां पर रतन और गांव के सभी व्यक्ति पहले से वहां पर बंद पड़े थे। मुखिया रतन और सबकी ओर देखकर बोला, तुम सब लोग यहाँ इस गुफा में बंद कैसे हो? मुखिया जी, इस जंगल में अंतरराष्ट्रीय गिरोह रहता है जो कि मानव तस्करी करता है। कुछ दिन बाद हम सबको विदेश पहुंचा दिया जाएगा। तभी मुखिया के कानों में इंस्पेक्टर की आवाज टकराई, कैसे हो मुखिया जी, आखिरकार तुम यहाँ तक आ ही गए। इंस्पेक्टर को देखकर मुखिया क्रोधित अवस्था में बोला, तुम भी देश के गद्दारों के साथ बिके हुए हो इंस्पेक्टर। शक तो मुझे तुम्हारे ऊपर कल से ही हो गया था। अब क्या करूं मुखिया जी, पैसा है ही ऐसी चीज जो बड़े बड़ों को खरीदने की ताकत रखता है। लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली इंस्पेक्टर। मुझे कल तुम्हारी बातों पर शक हो गया था कि तुम भी कहीं ना कहीं इस रहस्य में सम्मिलित हो। कल जब बल्ली अकेला भागता हुआ यहाँ तक आया तो मैं समझ गया कि इस जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं है। अगर भूत प्रेत होता तो बल्ली वापस नहीं आता। लेकिन अब तुम्हारे सोचने से क्या फायदा? तुम्हें शायद नहीं पता इंस्पेक्टर, मैंने यहाँ आने से पहले भारत सरकार को इस जंगल के बारे में सारी सूचना दे दी है। कुछ ही देर में बहुत सारी पुलिस आर्मी के साथ यहाँ पर आती होगी। तुम सबका खेल खत्म। मुखिया के इतना बोलते ही
वहाँ आसपास पुलिस के सायरन की आवाजें आने लगी। ये देखकर इंस्पेक्टर और वो गिरोह बुरी तरह से डर गया और कुछ ही देर में उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।